नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube मंच पे इस समय राजस्थान में गरमाया हुआ है बीकानेर राजघराने का आरोप लगाया जा रहा है कि वो ट्रस्ट जो था वो राज्य की संपत्ति, अ, इतिहास संवर्धन और परंपरा के संवर्धन के लिए था, जिसमें अभी बाहरी लोगों को इसमें मिलाया जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे को पूरी तरह से समझने के लिए बात करेंगे राजेंद्र सिंह नरूका जी से, जिनको इन सब विषयों की बहुत अच्छी जानकारी है। तो नरूका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय रघुनाथ जी की। तो ये मुद्दा पूरा क्या है, पहले तो इसको हमको समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। देखिए सचिन जी, मुद्दा ये है कि भारत के अंदर कभी भी राजतंत्र नहीं था। पहली बात तो ये क्लियर कर लें सब लोगों को कंफ्यूजन है कि भारत में कभी राजतंत्र था। भारत के अंदर वंशों का, कुलों का राज्य था, जिसे अंग्रेजी में एरिस्टोक्रेसी कहते हैं और भारत में उसको कुलीन तंत्र कहते हैं। यानी एक कुल का राज्य होता था। जैसे मारवाड़ है तो वो राठौड़ों का राज्य है, मेवाड़ है तो वो सिसोदियाओं का राज्य है, ढूंढाड़ है तो कस्बाओं का राज्य है, अलवर है तो नरुकाओं का है, शेखावाटी है तो शेखावतों का है, हाडोती है तो हाडाओं का है। ये इस तरह के राज्य वंश राज परंपराएं थी और ये पूरे के पूरे कुल का शासन होता था। और बाहर के जो इन्वेडर्स हैं उनसे लड़ने के लिए उस कुल की सेनाएं हमेशा उस रॉयल फैमिली को या उस स्टेट को उपलब्ध रहती थी। जैसे मान लीजिए किसी गांव की जागीर 5 घोड़े की है, किसी की 10 घोड़े की है, किसी की 20 घोड़े की। ये जो सारी संपत्ति का सिस्टम था भारतीय संस्कृति में, बड़े भाई को हेड ऑफ द फैमिली मानकर कस्टोडियन बनाया जाता था। ज्यादा दिन नहीं हुए, 50-60 साल पहले तक भी ये रिवाज थी कि बड़े भाई के पास सब कुछ रहता था और छोटे भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार उन चीजों को लेते थे, ताकि फैमिली डिस्प्यूट नहीं हो। जो आज की तारीख में आपको फैमिली कोर्ट्स नजर आते हैं, वो पहले भारतीय संस्कृति में नहीं हुआ। तो छोटे भाई दूसरी जगह राज्य बना लेते थे, फिर वहां एक नया परंपरा और स्टेट बन जाती थी। इसी तरीके से जो बीकानेर राज परिवार है वो मूल रूप से मारवाड़ राज परिवार का हिस्सा है। यानी जो जोधपुर स्टेट है उसी में से निकलकर बीका राठौड़ ने बीकानेर की स्थापना की, बीकानेर स्टेट की स्थापना की, इसलिए वो बीकानेर कहलाता है, राव बीका जी द्वारा। अब ये बहुत लंबी बड़ी परंपरा है राठौड़ों के, बीका राठौड़ों की। इसमें अपन ज्यादा बात करेंगे तो इतना समय आपके पास भी नहीं होगा, दर्शकों के पास भी नहीं होगा। गंगा सिंह जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने गंग नहर की शुरुआत की थी। और गंग नहर की शुरुआत के बाद ही जो वर्तमान जिसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहते हैं या राजस्थान नहर परियोजना कहते हैं, कहीं ना कहीं उसकी परिकल्पना उसी से बनी। हालांकि गंग नहर अलग है और राजस्थान नहर अलग है, लेकिन गंग नहर जैसे उन्होंने बनाई थी गंगानगर तक ला करके, तो उससे क्या था कि पूरा की पूरा क्षेत्र में सिंचाई की और पीने के पानी की व्यवस्था हुई। उसी तर्ज पर हरीके बैराज से फिर ये राजस्थान नहर निकाली गई, जिसको कुकर्मी कांग्रेसियों ने मिलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दी गई। यानी देखा जाए तो नहर परियोजनाओं के जनक यदि हम बात करें प्यासे को पानी पिलाने की, तो राव गंगा सिंह जी का नाम आता है। उन महाराव गंगा सिंह जी के 2 पुत्र थे, उनमें बड़े वाले शार्दुल सिंह जी थे और शार्दुल सिंह जी के फिर 2 बेटे थे, जिनमें एक महाराजा करणी सिंह जी। करणी सिंह जी का नाम याद आते ही आपको अच्छी तरह से याद आ गया होगा, करणी सिंह मतलब शूटर। जितने भी शूटिंग स्टेडियम हैं या शूटिंग भारत में ट्रॉफी वगैरह हैं, वो महाराजा करणी सिंह के नाम से ही जाने जाते हैं, क्योंकि भारत में शूटिंग की शुरुआत ही महाराज करणी सिंह जी ने ही की थी। उनके छोटे भाई महाराज अमर सिंह जी थे। अब हम करणी सिंह जी पर आ जाते हैं। तो करणी सिंह जी विश्वविख्यात व्यक्ति शूटिंग में तो थे ही, डॉक्टर महाराजा करणी सिंह उनको बोलते हैं और उनके नाम पर करणी सिंह स्टेडियम भी कई जगह है शूटिंग के स्टेडियम के नाम। उनके 3 संतान थी, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटी। बड़ी बेटी का नाम मधुलिका कुमारी जी था, छोटी का नाम राजश्री कुमारी। राजश्री का नाम सुनते ही आपको एक बार फिर ध्यान आ गया होगा, मात्र 16 वर्ष की उम्र में अर्जुन अवार्ड उन्होंने लिया था, और वो भी शूटिंग में ही लिया था। ये दोनों पिता पुत्री शूटिंग के जनक माने जाते हैं भारत के अंदर। वो भी तो ओलंपियन रही है। उसके बाद उनके भाई थे जिनका नाम था महाराज नरेंद्र सिंह। ये 3 संतान महाराजा करणी सिंह जी के थी। राजश्री कुमारी जी ने अपने पूरी फैमिली प्रॉपर्टीज को बचाए रखने के लिए, क्योंकि जब ये नियम आ चुका था कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार नहीं रहा, केवल 7 अधिकारों में से 6 ही रह गए थे, तो इसको कानूनी अधिकार था, लेकिन कानून में संपत्ति की कुछ सीमाएं होती हैं। तो इसको ट्रस्ट बनाने कर रखने के लिए व्यवस्थाएं बड़े बड़े रॉयल फैमिलीज ने भी की
और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी की है और बड़े बड़े सारे ट्रस्ट हैं। तो उन्होंने 5 ट्रस्ट बनाए और अपनी इस विरासत को, पहली बात तो ये विरासत किसकी है, ये विरासत राठौड़ों की है, राठौड़ों में भी ये बीकाओं की है, क्योंकि ये सिस्टम रहा है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कि ये कस्टोडियन होते, देवर केयर टेकर, ये एक दूसरे को हैंड ओवर करने वाली, नेक्स्ट जो किन आएगा, जो उत्तराधिकारी आएगा, उसको ये सारा की सारा हैंड ओवर हो जाएगा। कहीं कभी ऐसा हो जाए कि राजा यदि हार जाए या अपदस्थ हो तो वो इसमें से संपत्ति लेके जाने का अधिकारी नहीं था, यानी ये पर्सनल प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं थी, ये प्रॉपर्टी है बीका राठौड़ों की सामूहिक प्रॉपर्टी। जो बीका राठौड़ चाहे सड़क पर रिक्शा चला रहा होगा उसका भी इसके अंदर अधिकार है, जो गांव में खेती कर रहा है बीका राठौड़ उसका भी इसमें अधिकार है। प्रत्येक बीका राठौड़ का इस बीकानेर की रॉयल फैमिली के जो ट्रस्ट है इसमें उसकी भागीदारी है, क्योंकि बीका राठौड़ों का सर कटा है, खून बहा है, तब बीकानेर स्टेट या ये जो महल बड़े बड़े किले खड़े हैं ये ऐसे खड़े नहीं होते कि साहब एक परिवार ने खड़े कर दिए, ये कोई बढ़िया की हवेली नहीं है, ये रॉयल फैमिली के हैं जो कि उनके परिवार द्वारा या तो जीते गए या फिर बनाए गए या स्थापित किए गए। अब ये कस्टोडियन नियुक्त हुए थे उसके अंदर। अब जब ये कस्टोडियन है यानी केयर टेकर है, यानी ये उसको एक नेक्स्ट को हैंड ओवर करेंगे जो अगला बीकाओं का हेड ऑफ द फैमिली होगा। दो बात है, रॉयल फैमिली में राजाओं के अधिकार या राजपद समाप्त हो गया है, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली का पद कोई भी सरकार या संविधान समाप्त नहीं कर सकती। आप, मेरा जो परिवार है उसमें मेरे पिताश्री के बाद हेड ऑफ द फैमिली मेरे बड़े भाई होंगे, इसमें कोई कानून रोक नहीं लगा सकता। ये हमारी परंपरा है, हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है और हमारा आचरण है और हमारा धार्मिक व्यवहार भी है। तो अभी ये मुद्दा क्या है, मतलब जिसमें ऑब्जेक्शन है? यही मुद्दा है कि अब गई रियासतें गई, रियासत जाने के साथ साथ हेड ऑफ द फैमिली का जो पद है उसमें भी इन लोगों ने गड़बड़ करना शुरू कर दिया। हेड ऑफ द फैमिली कभी भी पद जो है वो तय करता है वो कुल, भाई वो कुल ही परिवार ही तय करेगा कि हेड ऑफ द फैमिली कौन है। तो उस संपत्ति का असली वारिस जो है हेड ऑफ द फैमिली उस विरासत का होता है केयर टेकर के लिए, मालिक तो कोई होता ही नहीं है। केयर टेकिंग यानी अगली पीढ़ी को हैंड ओवर करने के लिए। जब तक महाराजा करनी सिंह जी थे तब तक हेड ऑफ द फैमिली बीकानेर की और बीका राठौड़ों की महाराज करनी सिंह। जब वो नहीं रहे तो उनके पुत्र महाराज नरेंद्र सिंह जी थे, वो हेड ऑफ द फैमिली और हेड ऑफ द इस स्टेट के माने जाते थे, बीकाओं के हेड थे। राजश्री कुमारी जी ने रचनात्मक कार्य करते हुए इस सारी उसको 5 ट्रस्ट बनाकर सुरक्षित कर दिया। उस 5 ट्रस्ट में 5 ट्रस्टी हो गए। राजश्री कुमारी जी खुद ट्रस्टी हैं, मधुलिका कुमारी जी हैं और उसके अंदर महाराज नरेंद्र सिंह जी थे, पहले राजमाता थी, और हनुमंत सिंह जी थे जो बीकानेर स्टेट के ये जब ये ट्रस्ट फॉर्म किया गया तब और ये लगातार ट्रस्ट चलता। राजमाता का जब निधन हो गया गायत्री देवी जी का, यानी महाराजा करनी सिंह जी की महारानी का, उसके बाद हुआ ये कि महाराज नरेंद्र सिंह जी भी जा चुके थे, वो भी स्वर्गवास हो गया। उनके 2 बेटियां हैं, एक का नाम है सिद्धि कुमारी जो वर्तमान में बीकानेर पूर्व से एमएलए है लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से, दूसरी का नाम महिमा कुमारी है। अब इस ट्रस्ट की जो हिस्सेदारी थी 1/3 में राजश्री कुमारी थी, 1/3 में मधुलिका कुमारी थी और 1/3 में महाराज नरेंद्र सिंह थी। नरेंद्र सिंह जी के 2 बेटी हैं तो वो 1/6 की अधिकारिणी। अब जब राजमाता चली गई तो परिवार के नियम कानून परंपराएं और उन सब को मनवाने वाला यदि किसी पे जिम्मेदारी रही तो वो राजश्री कुमारी की रह गई, क्योंकि वो परिवार की वरिष्ठतम सदस्य में आती है। उनके अनुशासन में न रहने के कारण बीकानेर की वर्तमान जो 5वें ट्रस्टी थे हनुमंत सिंह जी सीईओ थे इसके, जो इन बीकानेर रॉयल फैमिली के विश्वस्त ठिकानेदार सरदार जिनको कहते हैं वो थे। तो उनका हिस्सा नहीं था? नहीं, उनका हिस्सा नहीं है इसमें, वो इसके सीईओ हैं, उसके ट्रस्टी हैं, क्योंकि कोई देखरेख के लिए भी तो चाहिए ना, वो नियुक्त किए गए थे ट्रस्टियों द्वारा। तो फिर क्या किया, सिद्धि कुमारी जी ने अपने राजनीतिक और सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए धीरे धीरे इससे ट्रस्ट से जो मूल ट्रस्टी राजश्री कुमारी जी, मधुलिका कुमारी जी और हनुमंत सिंह जी को आउट कर दिया और नए सदस्य संजय शर्मा और कोई भोजक है वो और एक कोई चौकीदार है, उन 3 को रख दिया और राजश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी और हनुमंत सिंह जी को बाहर। हनुमंत लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? हनुमंत सिंह जी ने इसका ऑब्जेक्शन किया। ये ट्रस्ट जितने भी हैं वो ट्रस्ट के नियम के अधीन देवस्थान विभाग कमिश्नर के अंदर, सहायक कमिश्नर के अधीन आते हैं।
सहायक कमिश्नर बीकानेर के पास में उसकी केस गया। चूंकि सहायक कमिश्नर बीकानेर या कोई भी कमिश्नर देवस्थान विभाग का जज नहीं होता है भाई बच्चे, जज का काम करता है पर वो जुडिशरी से नहीं आता है, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसके ऊपर सरकार का प्रेशर होता है, सरकार ही उसको नियुक्त करती है। देवस्थान विभाग के अधीन वो जस्ट लाइक देखा जाए तो एक उनके कर्मचारी की तरह है, उनके अधिकारी है। तो देवस्थान विभाग किसका है? राजस्थान सरकार का। और राजस्थान सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी कौन है? ये केन प्रकार क्षत्रियों के इतिहास को प्रदूषित करना, विकृतीकरण करना। आप पूछ सकते हैं कि विकृतीकरण कैसे होगा। देखिए, नहीं वो तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन ये जो इस यहाँ से जो फैसला आया इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता हाई कोर्ट में? नहीं, वो सारी बातें हुई हैं। हाई कोर्ट बहुत बाद में जाएगा। ये पहले ये सहायक कमिश्नर के पास, फिर कमिश्नर के पास, फिर उसके बाद कहीं इसकी हाई कोर्ट में जाता है। और वो भी अभी देखना पड़ेगा कि हाई कोर्ट जाने का ये नियम है भी क्या नहीं देवस्थान विभाग का, क्योंकि देवस्थान विभाग इसमें फुल ऑथेंटिक होता है। कई केस और भी ट्रस्टों के इसी तरीके से चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप ये जान सकते हैं कि साहब क्यों इसमें विरासत के अंदर इतिहास विकृतीकरण तो कैसे होगा। देखिए, इतिहास विकृतीकरण के कई मुद्दे उठे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर उठा, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार पर उठा, महाराज अनंगपाल तोमर पर उठा, महाराज भोज परमार पर उठा। इन पर लगातार विवादित होते रहते हैं, लेकिन पुख्ता प्रमाण क्या है? रॉयल फैमिली की जो डायनेस्टी है, जैसे अयोध्या पर राम जन्मभूमि पर उठा था, के पाराशरन जी से पूछा था जज ने कि श्री राम के वंशज क्या अभी जीवित हैं और हैं तो कहां हैं। तुरंत रॉयल फैमिलीज ने अपनी जो वंशावली थी पेश की और वो केस सेटल्ड हो गया। यानी ये पुख्ता प्रमाण होते हैं, उनके प्रमाण होते हैं उनके वंशजों के। इसी तरीके से मिहिर भोज का जब प्रकरण चला तो नागौद के रॉयल फैमिली सामने आई और वो किला वगैरह प्रतिहारों का, क्योंकि इन किलों के अंदर शिलालेख होते हैं, अभिलेख होते हैं, इनके अंदर मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ये जीते जागते प्रमाण होते हैं। अब जब इन ट्रस्ट के रखवाले ही वो लोग हो जाएंगे जो इतिहास विकृतीकरण में मुख्य भूमिकाएं अपनाते हैं, तो साहब आपको एक बुक नहीं मिलेगी, एक पोथी नहीं मिलेगी, आपको एक भी प्रमाण नहीं मिलेगा उसे दूषित, प्रदूषित और विकृतीकरण कर दिया जाए। आपको कोई प्रमाण कोर्ट में देने के लिए, जनता को दिखाने के लिए नहीं मिलेगा। फिर आप यही कहते रहेंगे कि ये तो सही है ये जो कह रहे हैं। ये राज्य कुमारी और जो मधुलिका कुमारी हैं, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में इस तरह? तो वो सारा काम कर रहे हैं, वही कोर्ट उसमें कमिश्नर के पास गई हुई है। अभी इसकी अपील हुई 9 सितंबर को, यानी जो पीछे 9 तारीख गई है, 4 दिन पहले, उदयपुर कमिश्नर के पास। अब जब हमारा वीडियो वायरल हुआ, क्षत्रिय समाज जागृत हुआ, बीका राठौड़ों में अंगड़ाई हुई, रणबंका राठौड़ तैयार हुए, तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि अभी झगड़ा लेना ठीक नहीं, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है। तो उन्होंने एक दूसरा टैक्टिकल रूप अपना लिया। उन्होंने कूटनीति अपनाते हुए अगली तारीख दी। अब अगली तारीख तक आप जानते हैं कि हमारे समाज में एक बड़ी बुराई है, उबाल बहुत तेजी से आता है लेकिन बहुत तेजी से फिर ठंडा हो जाता है। जैसे दूध में तेजी से उबलेगा और 4 छींटे पानी के मारे वो ठक से नीचे हो जाता है। ये इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये जो अभी उबाल आया है इसको ठंडा कर दिया जाए और फिर धीरे से केस को सेटल कर दिया जाएगा। राजश्री कुमारी कभी पब्लिक से टच में नहीं रही, ये उनकी कमजोरी रही। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके साथ खड़े रहने वाले लोगों को बताना पड़ रहा है कि आपको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कई लोग तो इसमें ये भी कहने लगे रॉयल फैमिली के मामले में राजेंद्र सिंह नरूका को क्या लेना देना, रामराज मिशन का ये कोई विषय थोड़ी है। ये विषय है, क्योंकि ये रॉयल फैमिली का मैटर ही नहीं है, ये इतिहास का विषय है, ये विशुद्ध रूप से इतिहास का विषय। और सब जगह इन्होंने यही काम किया है। इन रॉयल फैमिली से हम परेशान क्यों हैं बताऊं आपको, ये क्षत्रिय समाज के कलंक का काम करते हैं। नहीं, पर इसमें एक बात और भी है, आप कह रहे हैं कि भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये किया तो सिद्धि कुमारी ने है ना, जो उसी फैमिली सिद्धि कुमारी भारतीय जनता पार्टी की एमएलए हैं तीसरी बार, और फैमिली की भी तो है वो। क्या है मतलब वो बीकानेर राजघराने की भी सदस्य हैं ना। बीकानेर राजघराने की फैमिली की वजह से तो लैंडिंग पॉइंट, टेकअप पॉइंट मिल गया कि एमएलए बन गए। एमएलए बनने के बाद बीकानेर जाए भाड़ में, फिर तो भारतीय जनता पार्टी और अपनी चीजें हैं। मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं कि ये रॉयल फैमिलियों में इक्का दुक्का ही ऐसा है जिसमें छत्रित्व बचा है, वरना ये सही मायने में कलंक का काम करते हैं। इनके यहाँ लड़कियां विवाह ही नहीं करती, ये कहां की नई परंपरा चालू हुई और करती हैं तो ऐसी करेंगे आपकी हमारा सबका पूरा समाज का नाक कट जाएगी, कोई पता ही नहीं चलेगा कहां किधर किसके साथ कौन चली गई कौन आ गई। तो ऐसा ही कुछ विषय है इनके बीच में।
और यही कारण है कि इस ट्रस्ट में इस समय एक भी क्षत्रिय नहीं बचा। ये दो हैं, बाई वर्च्यू कहें या बाई बर्थ, ये क्षत्रिय हैं, सिद्धि कुमारी जी और महिमा जी। इसके आगे क्या है? सिद्धि कुमारी ने विवाह नहीं किया, महिमा कुमारी ने विजातीय से विवाह कर लिया, कहानी खत्म। अब इस ट्रस्ट में ये संजय शर्मा, ओजक भोचक यही काम करेंगे, इनका ही रहेगा ये सारा ट्रस्ट। और फिर ये इसमें प्रमाण लगाएंगे कि क्षत्रियों में तो पहले से ही इंटरकास्ट मैरिज होती थी। फिर ये प्रमाण देंगे कि क्षत्रिय को जाति नहीं है। फिर ये प्रमाण देंगे ये तो वर्ण है। फिर ये प्रमाण देंगे हथियार उठा ले वो क्षत्रिय है। फिर ये प्रमाण देंगे बीका राठौड़ तो राठौड़ क्षत्रिय ही नहीं था। ये नए नए प्रमाण गढ़ देंगे, क्योंकि सारे जो मोन्यूमेंट्स ये इनके पास है। और ये केवल बीकानेर की बात नहीं है, ये बीकानेर शुरुआत है। आप पूछ रहे थे भारतीय जनता पार्टी क्यों जिम्मेदार है, आप कह रहे थे ना भारतीय जनता पार्टी क्यों जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में और हम में एक फर्क है। हालांकि वो भी केसरिया उठाए घूमते हैं, वो भी राम का नाम लेते हैं, वो भी कृष्ण का नाम लेते हैं, हम भी राम का नाम लेते हैं। हमारे तो ट्रस्ट का हमारे इसका नाम ही श्री राम राज्य मिशन है। लेकिन एक अंतर है, वो वर्ण विहीन हिंदुत्व की बात करते हैं और हम वर्ण धर्म की बात करते हैं। हम गीता के श्री कृष्ण के गीता की बात करते हैं और वो एक नया घोषणा चला के नागपुर से कि यही धर्म है, जिसमें उनके धर्म के अंदर स्मृति ईरानी भी हिंदू है, उनके धर्म के अंदर बहन भाई शादी कर ले वो भी हिंदू है, उनके धर्म के अंदर लिव इन रिलेशन भी हिंदू है, उनके धर्म के अंदर समलैंगिक भी हिंदू है। हमारे हिसाब से हिंदू एक नागरिकता है, जो हिंद में रहने वालों को हिंदू कहते हैं, और धर्म जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का सत्य सनातन धर्म है, जो सदा से चला आ रहा है, जो जिसके अंदर जब भी विकृति आई क्षत्रिय राजकुमारों ने इनका विरोध किया, चाहे वो गौतम बुद्ध के रूप में किया हो, चाहे वो महावीर स्वामी के रूप में किया हो, चाहे वो सिख गुरुओं के रूप में किया हो, चाहे जम्बेश्वर जी पवार के रूप में किया हो। हर बार इनकी कुकर्मों का जब ये विकृति लाते हैं तो उसका विरोध करते हैं। हमारा वो सत्य सनातन धर्म है। अब कास्ट विहीन जाति विहीन समाज की स्थापना ये करना चाहते हैं और उसमें रोड़ा ये क्षत्रिय है। और क्षत्रिय क्यों है? क्योंकि क्षत्रिय का इतिहास है। इतिहास को विकृत कर दो, फिर क्षत्रिय भी इनके साथ कूदेंगे नाचेंगे। जिन्होंने ये कुकर्म कर लिया वो इनके झंडे उठाए घूम रहे, देख लो आप कहीं भी। ये इसलिए दोषी है। कांग्रेस और बीजेपी दो अलग अलग पार्टी नहीं है। तो अभी इस मुद्दे पे क्या होना चाहिए? इसी मुद्दे पे अभी इस मुद्दे पे ये होना चाहिए कि ये आखिरी अवसर है। यदि क्षत्रिय जाग गए, बीका राठौड़ जाग गए, उनकी विरासत बच जाएगी, वरना आगे देखते हैं कि बीकाओं को क्या कहा जाएगा। अभी चौहानों को नहीं, लेकिन बीका राठौड़ तो आप कह रहे हैं, पर कोई संगठन नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कुछ नहीं है, तो आम आदमी कैसे इकट्ठा होगा और विरोध करेगा? और क्या कोई बात नहीं है। देखिए, संगठनों से हमेशा ही कहानी बिगड़ती है। एक्शन कमेटियां बनती है, संघर्ष समितियां बनती है, उनसे काम शुरू होता है। रूपालावाड़ा प्रकरण पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आप संगठन का नाम बता सकते हैं? कोई नहीं है। संकलन समिति है सारे संगठनों। इसी प्रकार से मां पद्मावती के अपमान के समय पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कोई एक संगठन नहीं था, सब संगठनों ने मिलकर काम किया। करनी सेना उस समय सब संगठनों की ओर से एक ब्रांड नाम बन गया। हालांकि करनी सेना कोई एक संगठन नहीं है, कई संगठन है, कई लोग हैं, कई हैं, लेकिन संगठन अपने आप को समाहित करते हैं अपने निजी हितों को मुख्य मुद्दे के लिए समाहित कर देते हैं। ऐसे ही आनंद पाल जी के फेक एनकाउंटर के टाइम हुआ। हर मुद्दे पर अपने आप संघर्ष समिति बन जाती है और वो काम करती है। इस मुद्दे पर भी संघर्ष समिति बनेगी, वो भी तो पूरे राजपूत समाज की ही बन सकती है ना, सिर्फ बीका राठौड़ के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, राजपूत समाज की जरूरत नहीं है। सारे समाज, पूरा बीकानेर का हर एक बच्चा इस बात से दुखी है। उनकी आस्था बीकानेर रॉयल फैमिली के प्रति है, उस ब्लड के प्रति है, बीका राठौड़ों के प्रति। ऐसा नहीं कि किसी को टेप दिया उसके प्रति हो जाएगा। लेकिन जब ये मुद्दा इतिहास का है तो सिर्फ बीकानेर तक ही क्यों सीमित रहेगा और राजस्थान तक ही क्यों सीमित रहेगा? ये तो पूरे देश का मुद्दा हो गया, सभी समाज का मुद्दा हो गया। पॉइंट है, बीकानेर पिन पॉइंट है। इसके बाद अगली बार उदयपुर में यही होने वाला है। फिर उदयपुर के बाद में जोधपुर में होगा, जयपुर में होगा, अलवर में होगा, फिर आपके बैती में होगा, फिर कूच बिहार में होगा, सब जगह यही होगा। वो तो पूरे देश का यही रहेगा। भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो आखिरी लौ बची है उसको बुझाने में लगे हैं ये सारे के सारे, ताकि जातिविहीन समाज की स्थापना कर सके। इसको जितना जल्दी समझ गया सनातनी तब तक संभाल लेगा। फिर राम को भी करेंगे, राम भी मिश्रा होने वाले हैं। वो ट्रस्ट में मिश्रा जी बैठे हैं, नृपेंद्र मिश्रा। आप जानते हैं नृपेंद्र मिश्रा कौन है? ये उस समय चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी थे जब गोलियां, होम सेक्रेटरी, और अभी ये सेक्रेटरी है इस ट्रस्ट की। कितनी जबरदस्त मजाक वाली बात है। मुलायम को दिन रात गाली दी जाती है कि वो मुख्यमंत्री था। अरे मुख्यमंत्री खुद पिस्टल लेके चला गया क्या वहां? और ऑर्डर तो गृह सचिव देता है
और मुलायम ने जिसके जरिए ऑर्डर दिया या जो काम कराया वो नृपेंद्र मिश्रा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के इस समय सेक्रेटरी यानी सर्वे सर्वा है। ये इनकी हकीकत है। तो ये ही काम ये सब जगह करेंगे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में एक भी क्षत्रिय नहीं है। कई मूर्ख कहते हैं योगी जी क्षत्रिय, अरे योगी जी थोड़ी है वहां, वो तो मुख्यमंत्री का पद है ना, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो बन जाएगा सदस्य, वो बन जाएगा। कल को यदि चंद्रशेखर रावण मुख्यमंत्री बनेगा तो वो बनेगा, वो तो प्रजातंत्र से जो चयन होकर मुख्यमंत्री बनेगा वो बनेगा उसका ट्रस्ट का, उसका योगी जी से क्या लेना देना। तो ये चीज है जी। तो अभी इस मुद्दे पे क्या होना चाहिए, जो आप क्या करने वाले हैं इस पर? देखो मेरा काम तो जो मुख्य है वो है लोगों को अवेयर करना, लोगों को इस मुद्दे को उन तक पहुंचाना। उसके बाद निर्णय तो जनता को ही करना है। मैं तो राजश्री कुमारी जी को ये भरोसा दे सकता हूं, मैंने दिया भी है पहले भी, यदि कोई बाल भी माँ का आपका कर जाए, आपकी तरफ आंख उठा के भी देख जाए तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी और कुछ नहीं है। हम साथ हैं। जिस दिन भी उनको वहां जाने नहीं दिया जा रहा उस पैलेस में, जिस दिन भी आपको दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक कॉल कीजिए। मैं अकेला नहीं, हजारों बच्चे अपने आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि क्षत्रिय समाज में इतनी तो जागृति आ गई है कि अब अपने बच्चों का अपमान नहीं सहन करते। आपको पन्ना वाला केस याद है सचिन जी? पन्ना की राजमाता को जो मंदिर में चपड़ासी हुआ करते हैं, एक्चुअली में मंदिर में पुजारी उजारी कुछ नहीं, पुजारी तो जो ट्रस्ट का मालिक होता है ना वही होता है, यानी राजा ही पुजारी होता है। जो पुजारी आप कहते हैं ना मुख्य पुजारी, ये घंटाड़ी हिलाने वालों को पुजारी नहीं कहते हैं। पुजारी उसको कहते हैं जो वहां पहुंचे और उसकी देख रेख में पूजा का कार्यक्रम हो और प्रसाद का पहला अधिकारी हो, उसे पुजारी कहते हैं। तो पुजारी तो राजा होता है। उस राजा की रानी राजमाता को धक्के मार करके उन चपरासियों ने भगा दिया। ये चपरासी है जो दिया बत्ती तैयार करते हैं, ये करते हैं। पिछले साल को इतना अधिकार मिल रहा है ना, किसी भी मंदिर का ट्रस्टी भगवान की ओर से राजा ही हो सकता है, कोई और दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन इस परंपरा को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर है। अब राम जन्मभूमि में क्षत्रिय है ही नहीं तो पूजा कैसे होगी? अब ये क्षत्रिय बना रहे हैं। कोई कह रहा है आर्मी में चला गया वो क्षत्रिय, तो फिर तो वो जो इन्वेडर्स आए थे वो सारे क्षत्रिय आए होंगे वहां से। कोई कह रहा है हथियार उठा लिया वो क्षत्रिय, कोई कह रहा है सत्ता में आ गया वो क्षत्रिय, तो फिर रावण क्षत्रिय रहा होगा। फिर तो जिसने राज्य छीन छान लिया किसी से वो सारे क्षत्रिय हो गए। क्षत्रिय तो क्षत्रिय की परिभाषा है छतात प्रायते इति क्षत्रिय, यानी भगवान जिसको क्षत्रिय के छत्राणी के कोख में जन्म और घर में जन्म दे, वो फिर दिव्यजातीय संस्कार करा के क्षत्रिय के अधीन रहकर, यानी अपने पिता के अधीन रहकर छात्र धर्म को सीखे, जो छात्र धर्म का पालन करे वो क्षत्रिय कहलाता है। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षे युद्धे चाप पलायनम दानम व ईश्वरीय भाव छात्र कर्म स्वभाव। जन्म से शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से नहीं भागना, दान वीरता और ईश्वर जैसा भाव लेकर जो पैदा होता हो वो क्षत्रिय होता है। जंगल में घूमे तो भी वो क्षत्रिय ही रहता है। राम जंगल में थे, क्षत्रिय नहीं थे क्या? भीष्म पितामह ने विवाह नहीं किया, सिंहासन पर नहीं बैठे, क्षत्रिय नहीं थे क्या? ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया और इंद्र तक को और सारे देवताओं को दंड दे दिया, वो क्षत्रिय नहीं थे क्या? वो क्षत्रिय से बदल गए क्या? तो क्षत्रिय जन्म से लेकर जीवन पर्यंत क्षत्रिय रहेगा। महावीर स्वामी क्षत्रिय श्रेष्ठ है, किसी महावीर नाम नहीं है उनका, वो क्षत्रिय है इसलिए इनकी पदवी है। ये नाम तो महावीर मतलब वर्तमान है, वीरों में वीर है, और उनकी यही पत्नी है। सारी पदवी जैन समाज की यही है। वो सारे के सारे भले ही शस्त्र नहीं चलाते हो लेकिन वीर है, महावीर है। नहीं, वीर होने के लिए शस्त्र का वो जरूरत नहीं है, साहस की जरूरत है। साहस की जरूरत है और वो साहस डीएनए में आता है। ये तो विज्ञान भी कहती है ना, डीएनए कैन नॉट बी चेंज, डीएनए थोड़ी बदल जाएगा। आप अरंडी बोकर कहोगे नहीं इसमें खूब पानी दो, घी लगाओ, ये लगाओ और इसमें आम आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे? बीज बहुत महत्वपूर्ण है। बीज के बाद संवर्धन चाहिए उस बीज के अनुरूप। ये क्या कह रहे हैं कि बीज कैसा भी हो संवर्धन कर दो। अभी घोड़ा खरीदने जाएंगे, बोलेंगे नस्ल का खरीदना, नुकरा खरीदना, मारवाड़ी खरीदना, ऐसा मत ले आना, काठियावाड़ी लेके आना। कुत्ता लेंगे तो भी नस्ल का चाहिए, गाय लेंगे तो भी नस्ल की चाहिए, सब्जी लेंगे तो भी नस्ल की चाहिए, लेकिन आदमी बोले बेनस्ल का चलेगा। इनकी कैसी मतलब बुद्धि भ्रष्ट हुई है जी। तो कुल मिलाकर के मुद्दा आपने एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है और इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।